ऑल राइट, हेलो एंड जय हिंद। हाय एवरीवन, सागर दिस साइड। एंड फाइनली ये लेक्चर आपके सामने आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक और असंवैधानिक बॉडी जो है, इसका लेक्चर आपके सामने फाइनली यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। सो काफ़ी लोगों ने डिमांड किया था इस लेक्चर के बारे में। एंड यहाँ पे हम पढ़ाएंगे, जो भी यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले हैं, बताने वाले हैं, उतना आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स मर्ज्ड हैं। यहाँ पे हम लोग इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, राइट, सीएजी, इसके अलावा आपका अटॉर्नी जनरल, राइट, सीबीआई हो गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गया। मतलब बहुत सारे चैप्टर्स को हम यहाँ पे करने वाले हैं कंबाइन। जो आपके लक्ष्मीकांत में अलग अलग चैप्टर हैं, उन सबको हम लोग कंबाइन यहाँ पे करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज टॉपिक के अंदर। ठीक है, इतना आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा। यहाँ पे हम सीएससी मेंस के लेवल पर नहीं जाएंगे, राइट। हम यहाँ पे सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, इन एग्जाम को लेके हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं इस चीज़ को। और है ना, इसके बाहर यहाँ से क्वेश्चंस आपके नहीं बनने वाले हैं। ठीक है। पीवाईक्यू में भी इसका रेलेवेंस आपको पता है कि पीवाईक्यू में इसके क्वेश्चन जो हैं कितने सारे आए हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है। तो ये आपका पीपीटी है, राइट। इसके ऊपर आने के पहले, राइट, इसके ऊपर आने के पहले हम लोग देख लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है ये कौन कौन से होते हैं, राइट। तो आपका इलेक्शन कमीशन, सबसे पहला इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन 10 दिन बाद एग्जाम है। अगर हम इलेक्शन कमीशन बोल रहे हैं तो तुमको याद आना चाहिए इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल क्या है। अगर हम यूपीएससी बोल रहे हैं तो तुम्हें यूपीएससी के आर्टिकल याद आने चाहिए, उसके प्रोविजंस याद आने चाहिए। ठीक है, राइट। इसके अलावा आपका स्टेट पीसीएस हो गया। स्टेट पीसीएस भी आपका एक संवैधानिक बॉडी है। फाइनेंस कमीशन हो गया आपका, फाइनेंस कमीशन हो गया। नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी। इसके अलावा आपका नेशनल कमीशन फॉर एससी, राइट। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, राइट। आपका सीएजी, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। एजीआई, दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इसके अलावा एजीएस, दैट इज एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। आपको एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से कौन सा, राइट, आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे इनमें से कौन सा एक संवैधानिक बॉडी नहीं है, इनमें से कौन सा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ऑप्शन दे देगा यूपीएससी, ऑप्शन दे देगा सीएजी, ऑप्शन दे देगा आपका एजीआई, राइट, ऑप्शन दे देगा आपका सीबीआई, सीबीआई या फिर सीबीसी। ठीक है। तो ये आपका संवैधानिक बॉडी नहीं है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी संवैधानिक बॉडी क्या होते हैं, असंवैधानिक बॉडी क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में डिफरेंस क्या है। अगर फीचर के बारे में बात करें तो जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं ये संविधान के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, संविधान में इनके बारे में जिक्र किया गया है। दे आर फॉर्म्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में बात करें, आई मीन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में बात करें, तो ये किसी लॉ से बने हैं, किसी एक्ट से बने हैं, राइट। किसी लॉ से बने हैं या पार्लियामेंट के किसी एक्ट से बने हैं या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बने हैं। ठीक है। जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो संवैधानिक बॉडी है, इनके पास लीगल बैकिंग है। मतलब कि इनका जो प्रोविजंस है, इनका जो मैंडेट है, राइट, इनका जो प्रोविजंस है, ये आर्टिकल सहित आपका संविधान में मेंशन्ड है। लेकिन असंवैधानिक बॉडी के बारे में बात करें तो इनके प्रोविजंस के बारे में संविधान में नहीं लिखा है। दे आर नॉट बैक्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बस स्टैट्यूटरी बैकिंग के पास होता है। ठीक है। इनके पास बस स्टैट्यूटरी बैकिंग होता है, मतलब किसी न किसी लॉज के थ्रू या पार्लियामेंट के किसी एक्ट के थ्रू या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू जो है इनको बनाया जाता है। ये संवैधानिक बॉडी नहीं होते हैं। एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो अभी आपको, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको ये दिखाए थे, हम अभी बताए थे आपको। इलेक्शन कमीशन हो गया, यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, राइट, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं संवैधानिक बॉडी के। इनको हम लोग एक एक करके बहुत डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में बात करें तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स हैं, राइट। पावर एंड स्कोप के बारे में बात करें तो एक्सटेंसिव पावर एज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इनके जो पावर है वो संविधान में डिफाइंड है और एक्सटेंसिव पावर इनके पास होता है। लेकिन अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के बारे में बात करें, आई मीन नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल के बारे में बात करें, असंवैधानिक बॉडी के बारे में बात करें, राइट, तो इनके पास पावर लिमिटेड होती हैं। इनके पास पावर जो है कंपैरेटिवली लिमिटेड होती हैं, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है। ये चार्ट से अकेले, बस ये चार्ट कर लोगे अकेले तो यहाँ पे आपको 15 से 20 क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में आपको मिल जाएंगे, बस इस चार्ट से। यहाँ पे सबके आर्टिकल, फंक्शन, अपॉइंट कौन करता है, टेनियर क्या है, किसको रिपोर्ट करते हैं, ये सब यहाँ पे बखूबी मेंशन किया हुआ है। ठीक है। जैसे आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, इसके आर्टिकल यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। आर्टिकल क्या है, 324, आर्टिकल 324, राइट। फंक्शन क्या है, फंक्शन ये है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है पूरे भारत में।
कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। टर्म कितना है, कार्यकाल कितना है? तो 6 साल से लेके 65 साल, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। आपको पता है कि टर्म के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है, राइट। टर्म के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, आगे पूछे भी जाते हैं, राइट। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 फंक्शन क्या है? पूरे इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना। अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और इनका टर्म टेनियर क्या है, टर्म क्या है? तो 6 साल या 65 साल, विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। रिपोर्ट किसको करते हैं? तो प्रेसिडेंट को एंड पार्लियामेंट को। यूपीएससी के बारे में बात करते हैं तो यूपीएससी आर्टिकल 315 से लेकर 323 में इसके बारे में जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है। एंड इट कंडक्ट्स एग्जाम फॉर सिविल सर्विसेज एंड द गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और टर्म के बारे में बात करें, टेनियर के बारे में बात करें तो 6 साल या फिर 65 साल, विच एवर इज अर्लियर। रिपोर्ट करेंगे आपको, किसको करेंगे? प्रेसिडेंट को करेंगे। स्टेट पीसीएस, स्टेट पीसीएस का आर्टिकल 315 से लेकर 323 इसके अंदर मेंशन्ड है, राइट। एंड ये भी स्टेट लेवल पर जॉब्स वगैरह कराते हैं, एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराते हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए। अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट। अगर टेनियर के बारे में बात करें तो 6 साल से लेकर 62 साल, ठीक है। एंड रिपोर्ट करेंगे ये लोग गवर्नर को। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा हुआ है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280, ये जो आर्टिकल्स है ये आर्टिकल एसएससी के एग्जाम में भी पूछे आते हैं, ठीक है। इनका काम क्या है? इनका काम है कि जो भी टैक्स है, राइट, उसको सेंटर और स्टेट के बीच में प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना। प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं। और टेनियर कितना है इनका? 5 साल का, ठीक है। टर्म कितना है? 5 साल, ठीक है। रिपोर्ट करेंगे प्रेसिडेंट को। आगे बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आर्टिकल 338, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब आर्टिकल 338A, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी आर्टिकल 338B, राइट, ठीक है। इनका टेनियर जो है फिक्स नहीं है, इनका टेनियर जो है क्या है? फिक्स नहीं है। आगे बात करते हैं, हम लोग बात करेंगे सीएजी के बारे में। आर्टिकल 148, आर्टिकल 148 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। टेनियर याद रखिएगा 6 साल से लेकर 65 साल। फिर आपका अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76, ठीक है। चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं गवर्नमेंट के। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे होता क्या है, ठीक है। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे होता क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट आपको पता होगा, बट आगे हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, दैट इज आर्टिकल 165, गवर्नर अपॉइंट करते हैं। इसके अलावा स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी आर्टिकल 350B, एंड ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के राइट के लिए काम करते हैं ये लोग। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करते हैं। टेनियर इनका भी फिक्स नहीं है, टेनियर जो है इनका भी फिक्स नहीं है, ठीक है, राइट। अब एक एक करके उठाते हैं। पहले बात करेंगे इलेक्शन कमीशन के बारे में। इलेक्शन कमीशन, फिर यूपीएससी, फिर फाइनेंस कमीशन, इस तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो ये एक परमानेंट इंडिपेंडेंट बॉडी है, राइट, जो कि संविधान में इसके बारे में जिक्र किया गया है आर्टिकल 324 में। आर्टिकल 324 में ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन थ्रू आउट द इंडिया। ध्यान रखना, जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ था वो 1951-52 में हुआ था, राइट। एंड अंडर आर्टिकल 324 जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इसको संविधान प्रोवाइड करता है पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू द पार्लियामेंट। मतलब कि जो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये पार्लियामेंट के चुनाव करवाएगी, ये स्टेट लेजिस्लेचर का चुनाव कराएगी, राइट। इसके अलावा ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट का चुनाव करवाएंगी और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करवाएंगी। ये भी आपका PYQ है। तो जो आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये चुनाव करवाती है पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का, आपके प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का। इसके अलावा जो भी आपके चुनाव होते हैं, जो भी इलेक्शंस होते हैं, इसके अलावा पंचायत हो गया, म्यूनसिपैलिटीज हो गई, इसका जो इलेक्शन होता है ये करवाएंगे आपके स्टेट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन हियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्शंस ऑफ पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटी। ध्यान रखना, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो पंचायत और म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन करवाती है। इसके अलावा जो आपका जो पार्लियामेंट है, आपका जो स्टेट लेजिस्लेचर है, राइट, आपके जो प्रेसिडेंट है, आपके जो वाइस प्रेसिडेंट है, इन सबका इलेक्शन कौन करवाएगा? इन सबका इलेक्शन करवाएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके कंपोजिशन के बारे में बात किया जाए, राइट, तो यहाँ पे आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिलेंगे, राइट, और अदर बाकी भी और भी इलेक्शन कमिश्नर मिलते हैं।
ठीक है, ध्यान रखना पहले ये जो आपका कंपोजिशन था, राइट, जो पहले इलेक्शन कमीशन थी, स्टार्टिंग में ये एक सिंगल मेंबर बॉडी थी। स्टार्टिंग में एक सिंगल मेंबर बॉडी थी, बाद में इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। ठीक है, स्टार्टिंग में सिंगल मेंबर बॉडी थी और बाद में इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर है, इनको अपॉइंट करता है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये अपॉइंट होते हैं। एंड ठीक है, चलिए, ओके। इसके अलावा जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ही एक्ट एज अ चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन। ये आपके चेयरमैन होते हैं इलेक्शन कमीशन के। अगर प्रेसिडेंट चाहें तो आफ्टर कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर से कंसल्ट करने के बाद रीजनल कमिश्नर्स को भी अपॉइंट कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के सहायता के लिए, हेल्प करने के लिए, अगर उनको लगता है नेसेसरी है तो। ठीक है, इसके अलावा जो कंडीशन ऑफ सर्विस है, जो टेनियर है इलेक्शन कमिश्नर का, और या फिर रीजनल कमिश्नर्स का, राइट, ये सारे के सारे डिटरमाइन कौन करता है? दे आर डिटरमाइंड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये डिटरमाइन करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड 1989 तक, 15 अक्टूबर 1989 तक ये एक सिंगल मेंबर बॉडी थी। अभी आपको हम बताए थे कि इलेक्शन कमीशन जो है एक्ट एज अ सिंगल मेंबर बॉडी, लेकिन इसके बाद जो आपके इलेक्शन कमीशन है, ये एक मल्टी मेंबर बॉडी हो गई। रीज़न ये दिया गया, तर्क ये दिया गया इसके पीछे कि वोटिंग एज को भाई साहब घटा दिया गया। पहले वोटिंग एज 21 था, फिर 18 हो गया, जिसके वजह से क्या हुआ, वर्कलोड पड़ा, और इसके बाद क्या हुआ, इसको मल्टी मेंबर बॉडी जो है बना दिया गया। ठीक है, चलिए, इनके सैलरी के बारे में बात करें, इनके अलाउंसेस के बारे में बात करें, राइट, तो सैलरी, अलाउंस ये सब जो है, इट इज सिमिलर टू दोज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और सैलरी होता है, जो अलाउंस होता है, सेम ही सैलरी और अलाउंस इनका भी होता है, राइट, सेम सैलरी अलाउंस इनका भी होता है। एंड इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमॉन्ग्स द इलेक्शन कमिश्नर, अगर किसी पर्टिकुलर विषय पे अगर इनका ओपिनियन डिफरेंस रहा, अगर इनका मत जो है वो अलग रहा, डिफरेंस रहा, राइट, तो जो मेजोरिटी है उनकी बात यहाँ पे मानी जाती है। ठीक है, अगर टर्म के बारे में बात करें तो 6 ईयर या 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर, या तो 6 साल का सर्विस हो चुका हो, या फिर 65 साल इनका उम्र हो चुका हो, जो पहले हो। ठीक है, टर्म ये है। रिजिग्नेशन के बारे में बात करें तो रिजाइन कर सकते हैं एनी टाइम, और है ना, एंड दे कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म के पहले भी इनको रिमूव किया जा सकता है। इंडिपेंडेंस के बारे में बात करें, आपको बताया था कि इंडिपेंडेंट बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है, एंड इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं इज प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेनियर। इनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेनियर है। सिक्योरिटी ऑफ टेनियर मतलब कि इनके टेनियर के बारे में संविधान में उल्लेख किया गया है। ठीक है, he cannot be removed from his office except in the same manner as on the ground, and on the same ground as of judge of supreme court। मतलब सुप्रीम कोर्ट को जैसे आप हटाते हो, राइट, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को हटाते हो और जिस ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हो, सेम ही ग्राउंड पे और सेम तरीके से इनको भी रिमूव किया जाएगा। मतलब अगर आपको याद आ रहा हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट के जज को किस ग्राउंड पर हटाते हैं। ठीक है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, अगर आपको याद है तो, राइट। इन अदर वर्ड्स ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको रिमूव करेंगे, एक रेजोल्यूशन पारित किया जाएगा दोनों सदन में, दोनों हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में, वो रेजोल्यूशन जो है पास होगा विद स्पेशल मेजोरिटी, राइट, और ग्राउंड क्या होगा, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। ठीक है, दस ही डज नॉट होल्ड हिज ऑफिस टिल द प्रेजेंट ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब ये कि टिल द प्रेजेंट ऑफ प्रेसिडेंट अपना ऑफिस होल्ड नहीं करते हैं। इनका जो टेनियर है ये संविधान में क्या है उसके बारे में क्लियरली मेंशन्ड है। इनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेनियर है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट तो करते हैं, प्रेसिडेंट साहब इनका नियुक्ति करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट साहब इनको हटा नहीं सकते हैं, राइट। ठीक है, मतलब टिल द प्रेजेंट ऑफ प्रेसिडेंट, या ये ऐसा नहीं है कि टिल द प्रेजेंट ऑफ प्रेसिडेंट ये अपने टेनियर को संभालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, इनके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो संविधान में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट प्रेस्क्राइब्ड द क्वालिफिकेशन। ठीक है, कोई भी लीगल, एजुकेशनल या एडमिनिस्ट्रेटिव या जुडिशियल क्वालिफिकेशन नहीं है। ठीक है, पावर्स के बारे में बात करें तो पहला काम ये है कि इलेक्ट्रोल रोल वगैरह सही करते हैं, ये डिलिमिटेशन कमीशन को देखेंगे, राइट, इलेक्ट्रोल रोल सही करेंगे,
ठीक है। इसके अलावा जो इलेक्शन का डेट होगा वो निर्धारित किया जाएगा इनके द्वारा, इलेक्शन डेट निर्धारित करेंगे, इलेक्शन के शेड्यूल निर्धारित करेंगे। जो पॉलिटिकल पार्टी को सिंबल्स मिलते हैं ना, आपने देखा होगा हाथ छाप, कलम छाप, लालटेन छाप, राइट। तो ये सारे सिंबल्स जो इन्हीं का दिया होता है, ठीक है। ये सिंबल्स ग्राइंड करते हैं, ठीक है। तो ये सारे बेसिकली इनके काम होते हैं। इसके अलावा ही ऑल्सो एडवाइज द प्रेसिडेंट ऑन द मैटर्स रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगर एमपी डिस्क्वालीफाई हो रहा है, अगर एमपी को डिस्क्वालीफाई करना है, तो प्रेसिडेंट साहब जो हैं इससे ये जो मैटर है ये डिस्कस करते हैं किससे, ये एडवाइस लेते हैं किससे, इलेक्शन कमिश्नर से, ठीक है। चलिए, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना पूरे पूरे देश में, ये सब इनके पावर्स के अंदर आते हैं, इनके पावर एंड फंक्शन के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं यूपीएससी के बारे में। यूपीएससी, ठीक है, यूपीएससी भी एक संवैधानिक बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यूपीएससी भी, इंडिपेंडेंट बॉडी है, और आर्टिकल 315 से लेकर 324 में इसके बारे में जिक्र किया गया है, ठीक है। किस पार्ट में मेंशन्ड है, किस पार्ट में मेंशन्ड है, तो पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में जिक्र किया गया है। कंपोजिशन के बारे में बात करें तो यूपीएससी कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स, मतलब ये भी है क्या, ये भी आपके एक मल्टी मेंबर बॉडी है, ये भी एक मल्टी मेंबर बॉडी है। यहाँ पे आपके एक चेयरमैन होंगे और अदर मेंबर होंगे। अदर मेंबर कितने होंगे, अदर मेंबर कितने होंगे, तो यूजुअली कमीशन, जो आपका कमीशन है, इट कंसिस्ट ऑफ 9 to 11 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन, ठीक है। चेयरमैन के अलावा, चेयरमैन को इंक्लूड करके टोटल जो है 9 से लेके 11 मेंबर के आसपास लोग यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो यूपीएससी कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड अदर मेंबर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट स्पेसिफाइंग द स्ट्रेंथ ऑफ कमीशन हैज लेफ्ट द मैटर टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि जो स्ट्रेंथ है यूपीएससी में, जो यूपीएससी का जो स्ट्रेंथ है, राइट, कितने स्ट्रेंथ मतलब कितने लोग रहेंगे, राइट, कितने लोग रहेंगे, ये संविधान में कहीं इसके बारे में उल्लेख नहीं किया गया है। ये मैटर, ये जो है प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ा गया है, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है निर्धारित करते हैं। यूजुअली द कमीशन कंसिस्ट ऑफ 9 to 11 मेंबर, यूजुअली जो कमीशन है इसके अंदर 9 से 11 मेंबर होते हैं, इंक्लूडिंग चेयरमैन, चेयरमैन के अलावा। ध्यान रखिए यूपीएससी का भी कोई क्वालिफिकेशन निर्धारित नहीं किया गया है। नो क्वालिफिकेशन आर प्रेस्क्राइब्ड फॉर द कमीशंस मेंबरशिप एक्सेप्ट 1/2 ऑफ द मेंबर ऑफ द कमीशन, मतलब जो 1/2 ऑफ द मेंबर है कमीशन के, ये गवर्नमेंट जॉब से होने चाहिए, ठीक है। या तो वो केंद्र सरकार के अधीन रहे हो पहले, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम किए हों, या फिर राज्य सरकार के अधीन काम किए हों, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर काम किए हों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ऑथराइज द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट साहब जो हैं यही निर्धारित करेंगे कंडीशन ऑफ द सर्विस एंड अदर मेंबर, जो आपके चेयरमैन हैं और जो अदर मेंबर हैं, जो आपके अदर मेंबर हैं, इन सब का सर्विस कंडीशन जो है ये भी आपके प्रेसिडेंट साहब ही निर्धारित करेंगे। इसके बारे में भी संविधान में कहीं पे कोई प्रावधान जो है वो नहीं किया गया है। टर्म के बारे में बात करते हैं तो अगेन टर्म क्या है, 6 ईयर और अंटिल दे अटेंड द एज ऑफ 65 ईयर, 6 साल का आपका सर्विस हो गया हो या फिर 65 साल आपकी उम्र हो चुकी हो, विच एवर इज अर्लियर। रेजिग्नेशन किसको मिलता है, तो यहाँ पे यूपीएससी के जो मेंबर्स हैं, जो अदर मेंबर हैं, या फिर जो आपके चेयरमैन साहब हैं, अगर इनको रिजाइन करना पड़ा तो ये रिजाइन करेंगे प्रेसिडेंट को, राइट, समझ में आ रहा है। ये रिजाइन करते हैं किसको, प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट के सामने इस्तीफा देते हैं। इसके अलावा इनको प्रेसिडेंट जो है पहले भी रिमूव कर सकते हैं, इनके टर्म के कंप्लीट होने के पहले, इनका जो टर्म है 6 साल का जो कार्यकाल है, जो टर्म है वो कंप्लीट होने के पहले भी इनको निकाला जा सकता है, प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। रिमूवल के बारे में बात करें, द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन और द अदर मेंबर ऑफ यूपीएससी, प्रेसिडेंट जो है वो चेयरमैन या फिर अदर मेंबर ऑफ यूपीएससी को रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द ऑफिस अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस। किस किस कंडीशन में प्रेसिडेंट इनको रिमूव करेंगे, हम लोग ये पढ़ें कि प्रेसिडेंट जो है वो रिमूव कर सकते हैं, उनके पास पावर है, अधिकार है, राइट। तो किस किस कंडीशन में इनको रिमूव किया जाएगा, पहला इंसॉल्वेंट मतलब बैंकरप्सी, दूसरा अगर जो आपके चेयरमैन है या फिर जो अदर मेंबर्स हैं ये अगर किसी और तरीके से इन्वॉल्व हों अपने ऑफिस के दौरान जो है किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में या किसी और ड्यूटी में इस तरह से इन्वॉल्व है, राइट, तो इनको निकाला जा सकता है। या फिर अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये इन्फॉर्म माइंड के हो चुके हैं, इन्फॉर्म माइंड या इन्फॉर्म बॉडी के हो चुके हैं, राइट, मतलब ये कैपेबल नहीं है फिजिकली या मेंटली, तो भी इनको निकाला जा सकता है। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव द चेयरमैन और अदर मेंबर ऑफ यूपीएससी फॉर द मिस बिहेवियर ऑल्सो, राइट, मिस बिहेवियर के तौर पर भी इनको निकाला जा सकता है। हाउएवर इन दिस केस द प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट से जो है प्रेसिडेंट को राय लेना पड़ेगा ना, ठीक है।
तो प्रेसिडेंट जो है इस मैटर को रेफर करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद इस केस में निकाल पाएंगे। ऑलराइट, आगे बात करते हैं इंडिपेंडेंस के बारे में। आपको बताया था कि यूपीएससी एक इंडिपेंडेंस बॉडी है, संवैधानिक बॉडी होने के साथ साथ एक इंडिपेंडेंस बॉडी भी है, राइट। द चेयरमैन एंड द अदर मेंबर ऑफ यूपीएससी कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ओनली। प्रेसिडेंट के थ्रू प्रेसिडेंट को निकाल तो सकते हैं, लेकिन ओनली उस मैटर पे जो मैटर मेंशन्ड है आपके संविधान में, ठीक है। इसका मतलब कि इनके पास भी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, प्रेसिडेंट इनको ऐसे ही नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट इनको ऐसे ही किसी भी कोई भी रीज़न देकर नहीं निकाल सकते हैं। जो संविधान में ग्राउंड मेंशन है उसी ग्राउंड को फॉलो करके निकालना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि दे आर ये जो आपके यूपीएससी की चेयरमैन है, जो कमिश्नर्स है, जो आपके चेयरमैन है, फिर जो अदर मेंबर्स हैं, ये भी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे नहीं है, इनके पास भी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, ठीक है। द कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ द चेयरमैन और द अदर मेंबर, जो चेयरमैन है यूपीएससी के और जो अदर मेंबर्स हैं, इनका जो सर्विस कंडीशन है, ये कौन निर्धारित करेगा? ये निर्धारित करेंगे हमारे प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। चलिए, द एंटायर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग द सैलरी अलाउंसेस, जितना भी एक्सपेंस होता है यूपीएससी के चेयरमैन का या अदर मेंबर्स का, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो अलाउंस हो, चाहे वो पेंशन हो, राइट, ये सब का सब कहाँ से आता है? ये सब आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ये सब आता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। दस दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट। द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, जो चेयरमैन होते हैं यूपीएससी के, राइट, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट। अगर एक बार यूपीएससी के चेयरमैन जो है है ना रिटायर हो जाते हैं या फिर इनको निकाल दिया जाता है, तो इज नॉट एलिजिबल फॉर द फर्दर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट। मतलब कि किसी भी राज्य में या किसी भी केंद्र के जॉब में, सेंटर के जॉब में इनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। ये इसलिए क्या आता है ना कि ये जो लोग हैं ये इंडिपेंडेंट होकर काम करें, इनको कुछ इस तरह से लालच ना दिया जाए कि आप हमारा काम कर दीजिए और आपको हम बाद में कहीं और लगवा देंगे, इस टाइप का कुछ लालच ना दिया जाए, इसलिए प्रोविजन रखा गया है, ठीक है, कि एक बार रिटायर हो जाएंगे तो उनको कहीं और जॉब जो है नहीं मिलेगा सरकारी, ठीक है। चलिए, अ मेंबर ऑफ यूपीएससी इज एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। हाँ, ये पॉसिबल है कि एक मेंबर, राइट, एक मेंबर अगर यूपीएससी का है ना, ये अपॉइंट हो सकता है, ये इनको अपॉइंट कर सकते हैं हम लोग चेयरमैन ऑफ यूपीएससी और चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, बट नॉट फॉर अदर एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट। बिल्कुल ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो जो आपके चेयरमैन होते हैं या अदर मेंबर होते हैं यूपीएससी के, राइट, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट टू दैट ऑफिस। अपने ही ऑफिस पे, मतलब सेकंड टर्म के लिए, राइट, सेकंड टर्म के लिए ये री अपॉइंटमेंट इनका नहीं होता है। मतलब ना ही ये अपने ऑफिस पे वापस से अपॉइंट हो पाएंगे सेकंड टर्म के लिए, ना ही ये कहीं केंद्र के जॉब में जा पाएंगे, ना ही ये कहीं किसी राज्य के जॉब पे जा पाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं वित्त आयोग, दैट इज फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 280, जो कि एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी 5th ईयर, हर 5 साल पे इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं, तो इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स। यहाँ पे आपको एक चेयरमैन मिल जाएंगे और 4 अदर मेंबर मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपके फाइनेंस कमीशन है ये भी एक मल्टी मेंबर बॉडी है, राइट, ये भी एक मल्टी मेंबर बॉडी है। दे होल्ड द ऑफिस फॉर सच पीरियड एज स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट इन हिज ऑर्डर। दे आर एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। ये लोग रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। द पार्लियामेंट हैज स्पेसिफाइड द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस फॉर द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स। जो चेयरमैन होते हैं, जो अदर मेंबर्स होते हैं कमीशन के, उनके लिए कुछ क्वालिफिकेशन है जो कि पार्लियामेंट द्वारा निर्धारित की गई हैं, ठीक है। द चेयरमैन शुड हैव पर्सन, देखो क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन ये है कि जो चेयरमैन है, राइट, इनके पास पब्लिक अफेयर्स का नॉलेज होना चाहिए, और जो बाकी के 4 मेंबर्स हैं, है ना, मल्टी मेंबर बॉडी है ना, चेयरमैन के अलावा जो बाकी के 4 मेंबर्स हैं, इनके बारे में बताया गया है कि जज ऑफ हाई कोर्ट और क्वालिफाइड टू बी वन, या तो जज ऑफ हाई कोर्ट हो या फिर इतना जो आपका क्वालिफिकेशन है जज ऑफ हाई कोर्ट का, उसका क्वालिफिकेशन पे आते हों, राइट, सेम क्वालिफिकेशन के अंदर ही आते हों। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि इनके पास नॉलेज होना चाहिए फाइनेंस का, अकाउंट्स का। तीसरा क्वालिफिकेशन ये है कि फाइनेंशियल मैटर में और एडमिनिस्ट्रेशन में इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड फोर्थ क्वालिफिकेशन ये है कि इनके पास इकोनॉमिक्स का समझ होना चाहिए, राइट, इनके पास अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स जो है इसका समझ होना चाहिए। बात करते हैं फंक्शन के बारे में, तो इनका फंक्शन क्या है?
दे मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इन चारों मैटर पे रिकमेंडेशन देते हैं। क्या क्या मैटर है? पहला मैटर ये है कि जो आपका टैक्स है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए केंद्र और राज्य के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में। दूसरा मैटर है आपका ग्रांट इन एड। देखते हो राज्यों को जो एड मिलता है, हेल्प मिलता है, सॉरी, जो राज्यों को हेल्प मिलता है, राइट, जो ग्रांट मिलता है ना, ये भी इनके रिकमेंडेशन पे मिलता है, राइट। इसके अलावा द मेजर्स नीडेड टू बी ऑगमेंट the consolidated fund of state to supplement the resources of the panchayat and municipality in the state, right। जो आपके म्यूनसिपैलिटी हो गई, राइट, जो आपके पंचायत हो गए स्टेट्स में, इनके नीड के अकॉर्डिंग जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है, राइट, है ना, उससे कितना पैसा जो इनको देना चाहिए, इसके ऊपर रिकमेंडेशन जो है फाइनेंस कमीशन देती है। इसके अलावा एनी अदर मैटर रेफर टू इट बाय द प्रेसिडेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ साउंड फाइनेंस, ठीक है। तो ये सारे मैटर पे रिकमेंडेशन जो है फाइनेंस कमीशन देती है किसको? प्रेसिडेंट साहब को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़, जो कमीशन है, जो फाइनेंस कमीशन है, दे सबमिट दिस रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट। ये लोग क्या करते हैं, अपना रिपोर्ट जो है ये किसको देते हैं? ये देते हैं प्रेसिडेंट को, है ना। और प्रेसिडेंट जो है ये इनका जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में रख देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेशनल कमीशन ऑफ SC, दैट इज आर्टिकल 338, नेशनल कमीशन फॉर ST आर्टिकल 338A और नेशनल कमीशन फॉर OBC, राइट, BC बैकवर्ड क्लासेस आर्टिकल 338B। बस ये आर्टिकल ध्यान रखना आप, इस आर्टिकल को बस ध्यान रखना आप लोग। बात करते हैं CAG के बारे में, दैट इज कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के बारे में बात करें हम लोग, तो जो आपके CAG हैं, राइट, जो आपके कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल हैं, इनको संविधान में ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक संवैधानिक बॉडी है। आर्टिकल 148 में इनके बारे में जिक्र किया गया है। ही और सी इज द हेड ऑफ इंडियन अकाउंट्स एंड डिपार्टमेंट। इंडियन ऑडिट अकाउंट डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। इनको हम लोग गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी बोलते हैं, इनको हम लोग गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और कंट्री का जितना भी इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम है इसका देख रेख इन्हीं के अंदर होता है, ठीक है, स्टेट पे भी और सेंटर पे भी। CAG के बारे में बात करें तो डॉक्टर BR अम्बेडकर सेड दैट CAG शैल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। जो CAG हैं, राइट, डॉक्टर BR अम्बेडकर के अकॉर्डिंग जो CAG हैं ये कंट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर के अंदर ऑफिसर कहलाएंगे। ओके, सो बात करते हैं अपॉइंटमेंट के ऊपर, अपॉइंटमेंट एंड टर्म के बारे में बात करते हैं। जो CAG हैं इनको अपॉइंट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। पहले ये बताए थे आप लोगों को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करेंगे। टर्म के बारे में बात करें तो कार्यकाल वही 6 साल और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। या तो 6 साल का सर्विस हो चुका हो इनका, या तो 65 साल इनकी उम्र हो चुकी हो, ठीक है। ही कैन रिजाइन एनी टाइम फ्रॉम हिज ऑफिस एड्रेसिंग द रेजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। मतलब रेजिग्नेशन जो है वो किसके सामने देंगे? प्रेसिडेंट के सामने देंगे, राइट। ही कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द सेम ग्राउंड एज इन द मैनर ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जज। मतलब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, सेम ग्राउंड पे इनको भी रिमूव करेंगे हम लोग, राइट। सेम ग्राउंड, दैट इज इनकम्पेटेंसी और मिसबिहेवियर, ठीक है, उसी ग्राउंड पे इनको भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स ही और सी शैल बी रिमूव्ड या कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ रेजोल्यूशन पास्ड टू दैट इफेक्ट बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब एक रेजोल्यूशन जो है पास किया जाएगा कि कहाँ से? दोनों सदन से पास किया जाएगा विद स्पेशल मेजोरिटी आइदर ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है। तो सेम टर्म है, इनको भी रिमूव करेगा जो आपका सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने का जो टर्म है, जो ग्राउंड है, सेम ग्राउंड पे इनको भी हम लोग रिमूव करते हैं, राइट, बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन रिमूव करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है रिमूव करते हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंस के बारे में बात करें तो इनके पास भी सिक्योरिटी ऑफ टेनियर है, ये भी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। ही डज नॉट होल्ड द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, इनके पास भी सिक्योरिटी ऑफ टेनियर है। ही और शी शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द फर्दर ऑफिस आइदर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट, ठीक है। तो ये फर्दर एलिजिबल नहीं होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, स्टेट के अंदर, राइट। इनके सैलरी के बारे में बात करेंगे, सर्विस कंडीशन के बारे में बात करते हैं, तो ये सब जो है पार्लियामेंट डिटरमाइन करती है कि सैलरी कितना होगा, सर्विस कंडीशन कितना होगा। हालांकि इनकी सैलरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है, राइट। और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इनका जो भी होता है, चाहे वो सैलरी हो, अलाउंस हो, पेंशन हो, ये सब अगेन कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकल के आता है। मतलब ये भी दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट, ये भी आपके
वोट ऑफ पार्लियामेंट के सब्जेक्ट के अंदर नहीं आता है। बाकी ड्यूटी के बारे में बात करते हैं, अदर ड्यूटी के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 149 के अंदर इनकी ड्यूटी के बारे में मेंशन किया गया है, राइट। पहला, ही और सी ऑडिट्स द अकाउंट रिलेटेड टू द ऑल द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जो भी आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, इसके अंदर जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सबको ये ऑडिट करते हैं, उन सबको ऑडिट करते हैं ये, ठीक है, राइट। इसके अलावा ही और सी विल ऑडिट द ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को ऑडिट करेंगे, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को भी ऑडिट करेंगे, राइट। पब्लिक है ना, एंड द पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, राइट, इन सबको ये ऑडिट करेंगे, ठीक है। ही और सी ऑडिट्स द रिसिप्ट एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द बॉडीज एंड अथॉरिटीज, राइट। जितनी भी बॉडी हैं, जितनी भी अथॉरिटीज हैं, है ना, चाहे वो सेंटर का हो, स्टेट को हो, उन सबको ये ऑडिट करने का इनके पास अधिकार है, ठीक है। एंड इनका जो रिपोर्ट होता है, राइट, इनका जो रिपोर्ट होगा ऑडिट करने के बाद, ये रिपोर्ट दे देंगे स्टेट गवर्नर को, ये रिपोर्ट दे देंगे इसको स्टेट गवर्नर को, और स्टेट गवर्नर जो इस रिपोर्ट क्या करेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर में पेश कर देंगे। स्टेट लेजिस्लेचर में पेश करेंगे तो फिर ओपोनेंट्स का हाथ पर रिपोर्ट लग जाएगा और ओपोनेंट्स हल्ला करना चालू करेंगे कि यहाँ पे इतना बवाल हुआ है, इतना घपला हुआ है, राइट, है ना, जो आता है ना कि यहाँ पे इतना घपला हुआ है, इतना बवाल हुआ है, ये सब सीएजी का है ना किया धरा है, ठीक है। चलिए, ऑलराइट, तो इनको बोला जाता है सी एक्ट एज अ गाइड, फ्रेंड और फिलोसोफर ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ द पार्लियामेंट। मूविंग ऑन, बात करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जिनका प्रावधान संविधान के आर्टिकल नंबर 76 में मेंशन्ड है, राइट। आर्टिकल 76 में इनके बारे में मेंशन्ड है। एंड ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, ध्यान रखना, ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। अपॉइंटमेंट के बारे में बात करें तो प्रेसिडेंट साहब इनको अपॉइंट करते हैं। ही और सी मस्ट बी अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, राइट, क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जो क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई हैं वही इनके ऊपर भी लागू होता है। इन अदर वर्ड्स, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, राइट। जज ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए 5 साल के लिए, या फिर है ना 10 साल के लिए जो है एक एडवोकेट होने चाहिए, राइट, फॉर 10 ईयर्स, ठीक है, फॉर 10 ईयर्स, राइट। इसके अलावा प्रेसिडेंट के नज़र में एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट भी होने चाहिए। तो जो भी क्वालिफिकेशन निर्धारित की गई हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, वो सब इनके ऊपर लागू होता है, वो सारे क्वालिफिकेशन इनके ऊपर भी लागू होते हैं। इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, राइट। एंड फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीड्यूर एंड द ग्राउंड फॉर हिज रिमूवल। ध्यान रखना कि जो संविधान है वहाँ पे इस बारे में कोई जिक्र नहीं है कि इनको कैसे रिमूव किया जाए, राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जब संविधान में जिक्र नहीं है ना इनको कैसे रिमूव करना है, संविधान में जिक्र अगर नहीं है कि इनको कैसे रिमूव करना है, तो इनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, इनके पास सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है, बिकॉज संविधान में कहीं मेंशन नहीं कि रिमूव कैसे करना है। तो प्रेसिडेंट अपने अकॉर्डिंग को रिमूव कर सकते हैं, राइट। तो ये जो है ही होल्ड द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ही होल्ड द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, बिकॉज संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। प्रेसिडेंट इनको रिमूव कर सकते हैं कभी भी, कहीं भी, किसी भी ग्राउंड पर। ही और सी मे क्विट ऑफिस बाय सबमिटिंग रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। अगर इनको रिजाइन करना पड़ा तो प्रेसिडेंट को के सामने क्या करेंगे, रिजाइन करते हैं। फंक्शंस एंड ड्यूटी के बारे में बात किया जाए तो ये सरकार को लीगल मैटर के बारे में बताते हैं। थोड़ा सा और बताते हैं इनके रिमूवल के बारे में। देखो होता क्या है बेसिकली कि जो आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री के। और जो भी सरकार का केस वगैरह है, आप अगर ड्यूटी में पढ़ोगे, यहाँ पे पढ़ोगे, जो भी सरकार का केस है, जो भी सरकार के ऊपर जो लीगल मैटर चल रहे हैं, राइट, उनको ये हैंडल करते हैं, ठीक है। तो अब मान लो कि कोई इंसान जो कि कांग्रेसी है ना, कोई ऐसा इंसान जो कि कांग्रेसी है एंड जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, राइट। अब बीजेपी की सरकार आ गई, तो क्या ये इंसान अब तक जो कांग्रेस के लिए लड़ा रहा था, अब वो बीजेपी का केस हैंडल करेगा, नहीं करेगा सही से। इसलिए होता क्या है कि जैसे ही एक ऐसा ट्रेंड है कि जैसे ही सरकार गिरती है, सबसे पहले इनका ऑफिस, 2 लोग का ऑफिस सबसे पहले खत्म होता है। सरकार खत्म होगी तो सबसे पहले गवर्नर जाएंगे, एक गवर्नर जो है वो रिमूव हो जाएंगे हर स्टेट्स के, देखोगे आप रिमूव होना स्टार्ट होते हैं। और दूसरे आपके हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है ये रिमूव होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। चलिए, राइट्स के बारे में बात करते हैं। इनके पास राइट्स है द एजी, यहाँ पे एजी मतलब होता है अटॉर्नी जनरल, ठीक है, एजी मतलब अटॉर्नी जनरल। जो अटॉर्नी जनरल इनके पास राइट है
कि ये सभी कोर्ट में बैठ के हियरिंग कर सकते हैं। सभी हियरिंग मतलब सभी कोर्ट में बैठ के सुन सकते हैं, ऑडियंस कर सकते हैं, ऑडियंस बन सकते हैं, हियरिंग नहीं ऑडियंस बन सकते हैं, राइट। तो भारत में जितने भी कोर्ट हैं, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह ये बैठ सकते हैं और बैठ के ऑडियंस कर सकते हैं। इनके पास राइट टू ऑडियंस है, बैठ के सुन सकते हैं केस को, ठीक है। इसके अलावा पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में ये बोल सकते हैं, इनके पास बोलने का अधिकार है, ठीक है। ये प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, लेकिन ध्यान रहे ये वोट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, राइट। ये वोट नहीं कर पाएंगे, इनके पास वोटिंग का अधिकार नहीं है, ठीक है। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में जो है ये है ना, ही हैज़ राइट टू स्पीक, वहाँ पे कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, मगर वोट करने का अधिकार इनके पास नहीं है, ठीक है। जो भी अधिकार या प्रिविलेज एमपी को मिलता है वो सारे इनको मिले हुए हैं, लेकिन ध्यान रखना कि वोट करने का अधिकार इनके पास नहीं है पार्लियामेंट में। ओके, दैट्स ऑल अबाउट द हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बात करेंगे सीआईसी के बारे में, केंद्रीय सूचना आयोग, दैट इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है ये एस्टैब्लिश होती है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2005। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 2005 में इनको एस्टैब्लिश किया जाता है अंडर द प्रोविजन ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। आपको हम पहले ही बताए थे, राइट को यहाँ पे आप डिफरेंस के बारे में बताए थे आपको हम दोनों के बारे में। तो डिफरेंस में आपको हम क्लियरली बताए थे, डिफरेंस में क्लियरली बताए थे कि संवैधानिक बॉडी क्या होती है, असंवैधानिक बॉडी क्या होती है। जो संवैधानिक बॉडी है इनके पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप होता है, संविधान के आर्टिकल में मेंशन रहते हैं। लेकिन असंवैधानिक बॉडी के पास कॉन्स्टिट्यूशनल बैकअप नहीं होता, इनके पास लीगल बैकअप होता है, ठीक है, राइट। ये किसी लॉ से बनते हैं, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनते हैं, या फिर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनते हैं, राइट, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बनते हैं, ठीक है। तो वही अगर हम लोग बात करें, सीआईसी के बारे में, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में बात करें, तो देखो यहाँ पे ये भी किसी आर्टिकल के अंदर नहीं आएंगे, राइट, कहीं पे भी आर्टिकल यहाँ पे जिक्र नहीं होगा। ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है 2005 का, राइट, उन्हीं के प्रोविजन के अंदर इनको बनाया गया। इट इज़ नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। द कमीशन कंसिस्ट ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। जो कमीशन है यहाँ पे आपको एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर मिलेंगे, एंड नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है। मतलब एक आपके चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहेंगे और बाकी के 10 अदर कमीशन, टोटल जो है 11 लोग के ऊपर नहीं होने चाहिए, ठीक है, टोटल 11 लोग के ऊपर नहीं होने चाहिए। अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी consisting of Prime Minister as a chairperson, leader of opposition in the Lok Sabha and Union Cabinet Minister appointed by the या फिर nominated by the PM, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ हम बता दें आपको कि अब जितना भी चीज़ आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, चाहे आपको हम सीआईसी के बारे में बात करें, चाहे सीबीसी के बारे में, सेंट्रल विजिलेंस के बारे में बात करें, चाहे सीबीआई के बारे में बात करें, यहाँ पे आपसे एक ही सवाल पूछा जाता है इनके अपॉइंटमेंट के बारे में। यहाँ पे इनके अपॉइंटमेंट के बारे में ही सवाल पूछा जाता है, ठीक है, राइट। तो इनके अपॉइंटमेंट जो कमेटी है, इनका अपॉइंटमेंट जो होता है, वहाँ पे एक 3 मेंबर कमेटी होती है। उसमें कौन कौन रहेगा? पहला आपके प्राइम मिनिस्टर रहेंगे एज अ चेयरपर्सन ऑफ दैट कमेटी, दूसरा आपके लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, और तीसरा यूनियन कैबिनेट नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। टेन्योर के बारे में बात करते हैं तो अगेन 6 साल से लेके 65 साल, ठीक है। टेन्योर जो इनका भी सेम ही है। चलिए, ओके, सो टेन्योर के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, द सीआईसी दैट इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द इंफॉर्मेशन कमीशन कैन होल्ड द ऑफिस फॉर सच, मतलब वही बात, 6 साल से लेकर 65 साल, सिंपल याद रखो आप, विच एवर इज अर्लियर, और दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। ये लोग रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है। बात करते हैं सीवीसी के बारे में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में बात करते हैं। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है, अगेन ये एक संवैधानिक बॉडी नहीं है। ऑलराइट, बाकी प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में, राइट। तो इनका ये जो एजेंसी है, इनका मेन क्या है काम? इनका मेन काम ये है कि जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट में जो करप्शन है उसको बंद करना, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो करप्शन है उसको बंद करने का मेन काम है। स्टैब्लिश्ड इन ईयर 1964 बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। किनके रिकमेंडेशन पे इनको अपॉइंट किया गया, इनका एस्टैब्लिशमेंट होता है। तो एस्टैब्लिशमेंट के लिए जो कमेटी थी वो थी आपके
संथनम कमेटी। ध्यान रखना, संथनम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन जो है, इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आपके सीबीसी को लाया गया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को इनके रिकमेंडेशन पे लाया गया। कंपोजिशन के बारे में बात करें, पहला बात ध्यान रखना कि ये भी एक मल्टी मेंबर बॉडी है, ये भी एक मल्टी मेंबर बॉडी है, ठीक है। एंड स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, सॉरी ये बेसिकली नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इट इज़ नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज़ नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज़ नाइदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमिटी, कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर of Home Affairs and leader of opposition in Lok Sabha, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा, ठीक है। 3 मेंबर बॉडी हैं जहाँ पे एक आपके चेयरमैन होंगे, बाकी 2 अदर मेंबर होंगे। 3 मेंबर बॉडी है, राइट, ये 3 मेंबर बॉडी है, ध्यान रखना। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, कौन अपॉइंट करता है? तो प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं। कौन अपॉइंट करेगा? तो प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे, प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करेंगे। क्या प्रेसिडेंट साहब खुद अपॉइंट कर देंगे? तो नहीं, ये बेसिकली 3 मेंबर कमेटी जो है वो बनती है, और इस 3 मेंबर जो कमेटी है, पहला यहाँ पे आएंगे पीएम साहब, ठीक है, एज अ चेयरमैन, इस कमेटी के चेयरमैन। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड लीडर ऑफ अपोजिशन, इनके रिकमेंडेशन पे जो है इनको रखा जाता है, ठीक है। अपॉइंटेड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। हाँ, टर्म के बारे में बात करें, इनके कार्यकाल के बारे में बात करें, टर्म के बारे में बात करें, तो 4 ईयर या फिर 65 ईयर ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर, ठीक है। 4 साल या फिर 65 ईयर ऑफ एज, विच एवर इज अर्लियर। चलिए, फाइनली लास्ट में बात करेंगे हम लोग अपने सीबीआई के बारे में। सीबीआई दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, है ना। चलिए, सीबीआई के बारे में बात करें, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करें, तो ये सेटअप हुआ था 1963 में। इट वाज सेटअप इन ईयर 1963, ठीक है। सीबीआई ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू द स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, ठीक है। इसका ओरिजिन क्या है? स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, जो कि 1941 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, और इसी एक्ट से आपके सीबीआई बना 1963 में, ठीक है। मोटो क्या है? मोटो है इंडस्ट्री, इम्पार्शलिटी और इंटीग्रिटी। इंडस्ट्री, इम्पार्शलिटी एंड इंटीग्रिटी इसका मोटो है, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक कुछ बात और सीबीआई के बारे में। जो आपकी सीबीआई है, इनका एस्टैब्लिशमेंट जो हुआ था, राइट, ये किनके रिकमेंडेशन पे हुआ था? इनका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था रिकमेंडेशन, किसके रिकमेंडेशन पे? तो सेम आपका संथनम कमेटी, के रिकमेंडेशन पे इनका एस्टैब्लिशमेंट जो है किया गया था, ठीक है। ओके, मोटो आपको ध्यान रखना है, मोटो क्या है? इंडस्ट्री, इम्पार्शलिटी एंड इंटीग्रिटी, ठीक है। बात करते हैं डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं, इनके बारे में बात करें, राइट, तो ये भी जो 3 मेंबर कमेटी है, उनके अकॉर्डिंग इनको अपॉइंट किया जाता है। इसमें कौन कौन रहेंगे? आपके ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, राइट, पीएम एज अ चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी, एंड लिख देते हैं पीएम एज अ चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी, एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के जज, सर्विंग जज, है ना। तो ये 3 मेंबर कमेटी है, इनका रिकमेंडेशन होता है, और इनके रिकमेंडेशन पे जो सीबीआई है, राइट, जो सीबीआई के डायरेक्टर है, उनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। ऑलराइट, बात करते हैं टर्म के बारे में। इनका टर्म के बारे में बात करें तो इनका कार्यकाल होता है 2 साल का, राइट। अगर डायरेक्टर ऑफ सीबीआई के बारे में बात करें, इनके टर्म के बारे में बात करें, तो इनका कार्यकाल होता है 2 साल का, ठीक है। कार्यकाल इनका होता है 2 साल का। और सीबीआई एकेडमी कहाँ पे है? सीबीआई एकेडमी, कहाँ पे है? तो आपके उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, यूपी के गाजियाबाद में आपका सीबीआई एकेडमी आपको मिल जाएगा, ठीक है। दैट्स ऑल आपका जो है, राइट, चलिए, तो दैट्स इट, इतना ही था आपका कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, पीवाईक्यू के थ्रू, है ना, हम लोग ऑलरेडी कवर कर रखे हैं, और यहीं से आपके सारे क्वेश्चन जो है फ्रेम किए गए हैं।
जितने भी आपके असंवैधानिक बॉडी है, राइट, आप उनका एक लिस्ट बना लेना प्रॉपरली, एक चार्ट प्रिपेयर कर लेना जिस टाइप से हम संवैधानिक बॉडी का चार्ट बनाए थे यहाँ पे। ये जिस टाइप से आपका चार्ट बना हुआ है, इस टाइप से आप एक चार्ट प्रिपेयर कर लोगे असंवैधानिक बॉडी का, हाँ, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का, राइट, और स्टैट्यूटरी बॉडीज का। ठीक है, चलिए, तो सफिशिएंट है इतना। साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी।